बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ अस्सा साहब ने आज बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत फुल कोर्ट करेगा। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने अपने ओहदे का आज हल्फ उठाया, जबकि उनकी सरबराही में कल फुल कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत करेगा। तमाम तर मामलात किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो जी और शेख रशीद साहब की भी गिरफ्तारी हुई है कुछ देर पहले जी, उस पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो पहले तो फ़ाइज़ साहब को बहुत मुबारक हो, नेक तमन्नाएं उनके लिए। और एक बड़ा तवील मामला रहा उनके साथ और हमारी आंखों के सामने रहा। और आज जब फ़ाइज़ साहब को मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन्स पे, वो जब हलफ उठा रहे थे तो उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी थी, बेगम सरीना ईसा साहिबा, और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी वहाँ पे। ये और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हलफ बर्दारी की जो तकरीब थी उसमें हलफ ले रहे थे जी। तो वो जो बात है ना कि वो इंसान सोचता है कि ये ऐसे मैं करूँगा, ये मैं ऐसे भी हो गया, ये यूं भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, ये सारा कुछ कर लिया, तो ठीक है सारी प्लानिंग्स हो गई। तो उसमें वो एक चीज़ मिस कर जाता है कि ये फ़लाँ ने ये किया, उसने ये कर लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। वो एक चीज़ मिस कर जाता है और वो होती है कुदरत, कि वो कभी उसमें अल्लाह ताला का क्या फ़ैसला है, और अल्लाह ताला जो कि सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला, तो उसका क्या फ़ैसला है उससे उसको सोचता ही नहीं आदमी के। और इसके बारे में ये भी एक है कहीं कि जी लोग बैठ के अपना प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ऐसे होगा ऐसे होगा, और कहीं दूर कहीं कुदरत हंस रही होती है, क्या क्या लगा रही होती है। तो अब फ़ाइज़ साहब जो हैं वो एक बड़ा गैर मामूली दौर रहा है ये पिछले चंद साल जो रहे हैं, और उनकी अहलिया जो हैं वो भी एक ऐसे कर्ब से गुजरी। आज ज़ाहिर है मुख्तलिफ उनकी अहलिया जो आई साथ, तो वो मुख्तलिफ उसमें मैं कमेंट्स देख रहा था, मुख्तलिफ आ रहा थी। लेकिन आप ये देखें ना कि ये वो भी दिन थे कि ये जो हैं ये जब अदालत में ये इनको, तो इनके पीछे जो है मुख्तलिफ वो क्या कहना चाहिए कैमरे लेके, और वो रिपोर्टर्स और आगे, और वो कभी मास्क लगा के, और कभी ज़ाहिर है कि एक बाइज़्ज़त फैमिली और सारा, तो बड़े कर्ब से वो गुजरी। लेकिन आप देखें आज उनको माशाल्लाह सारी दुनिया उनको इज़्ज़त की निगाहों से देख रही है, इस पूरी फैमिली को। और मसला क्या था? सिर्फ मसला ये था कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म और जो हैं वो चेयरमैन PTI, वो एक मतलब एक साहब जो एक बड़े अदारे के सरबराह रहे, जो आर्मी चीफ भी बनना चाहते थे। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि वो अपने साथ कितने लोगों को ले गए, कितने लोगों को ले गए, जनरल फैज़। और ये धरना केस और ये और आगे पीछे, और उसमें मतलब ज़िंदगी में या तारीख़ में या जब भी, तो एक इंसानों की ज़िंदगियों में भी हर तरफ एक जो काश का लफ्ज़ होता है ना, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, काश ना ऐसा होता, तो ज़िंदगी भरी होती है इंसान की। फिर जब ये आरिफ अलवी साहब के पास रेफरेंस जा रहा है तो आरिफ अलवी साहब को देखना चाहिए था। फिर मतलब ये अजब सा एक मामला हुआ। फिर उसके बाद जब सारा ख़त्म भी हो गया मामला, फिर उसके बाद वो ये बेंचेस के हवाले से जो मेरे लिए तकलीफ़ दे रहा मामला, और इसमें मतलब है कि
जज साहिबान के अंदर जो है इस तरह की तकसीम हो गई और फिर वो कई महीनों तक वो बेंच का हिस्सा ही नहीं रहे। अब यानी कल जो ये फुल कोर्ट बैठेगा तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं शायद कितने महीनों के बाद, कितने महीने मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कि कितने महीने ये कब से ये बेंचेस से अलग रहे, जो अहम फैसलों के बेंचों से इनको अलग कर दिया गया। तो बात ये है कि वो इंसान को, ये तो अब उमरता बंदयाल साहब चले गए हैं, काबिल इज़्ज़त हैं हमारे लिए, लेकिन ये कि ये सोचना तो चाहिए ना कि यार कल को जो है वो, मतलब ये क्यों नहीं सोचा, मतलब क्या, मतलब हमेशा रहना था चीफ जस्टिस, हमेशा दुनिया में रहना है इंसान ने, मतलब आप छोटी सी बात की जी वो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा तो एक ही दोस्त है, या मतलब हम ख्याल कहें या जो भी कहें तो एक ही तरह का है और कोई दूसरा ना बैठे, तो ये तो फिर उसमें तो मैं हमेशा कहता हूँ इख्तलाफी नोट्स के आप पढ़ते हैं ना तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें बहुत लर्न करते हैं हम भी, तो ये हमारे जो लॉ और सारा, तो ये भी तो एक तरह से इनके जो लिखे हुए फैसले होते हैं चाहे इख्तलाफी नोट से क्यों ना हो, तो वो फिर बड़े एक तारीख का हिस्सा बनते हैं ना। तो ये कि बहरहाल एक बड़ा अजब सा मामला रहा और दुआ है, और मतलब है कि इसमें कि एकदम से ज़ाहिर है बहुत सारे तवक्कुआत, प्रेशर्स आगे पीछे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जितना प्रेशर्स वो ले चुके हैं, उनके शॉक एब्जॉर्बर्स जो है ना वो अच्छे खासे जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, मेरा ख्याल है अपना। और वो जो है ना वो मतलब आप देखिए ना उनका ख़त कभी वेबसाइट पे चढ़ रहा है कि वेबसाइट से उतर रहा है, मतलब अजीब मामला। मतलब सुप्रीम कोर्ट, वो पूरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सबसे बड़ा मनसब है जो अदालत का, तो उनका ख़त कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, कभी वो किसी को ख़त लिख रहे हैं कि वापस बता, एक जो है ना उनको पता नहीं क्या किस तरह से उनको अब क्या बात कीजिए, मतलब क्या होता रहा है इस अरसे में, ये अजीब सी बात है। और कभी उमरता बंदयाल साहब से पूछेंगे जाके कि ये होता क्या रहा है पूरे अरसे में, मतलब ये कैसे खत चढ़ गया फिर उतर गया, फिर अच्छा जी ये हो गया, फिर वो, आप क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तकसीम का तासुर ख़त्म होना चाहिए। और उसमें ये अब कल मुझे नहीं पता कितनी देरी चलेगा फुल कोर्ट, लेकिन ये है कि कल शायद इसका कोई ना कोई इसके ऊपर से ये वो है कि जी सुमोटो का इख्तियार जो है वो तीन जजेस को होना चाहिए, और ये है कि जो हाँ, और उसमें जो 184(3) में जो है वो एक बड़ा बने बेंच, इस तरह के उसमें है मामला अदालत के अपने हवाले से। तो उसमें अब मेरा ख्याल है कि कल ही इसके ऊपर शायद क्योंकि उसकी वजह ये है कि कल मुझे बताया गया कि एक जो जज हैं जैसा वो शायद रात को बाहर जा रहे हैं। अच्छा। और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कल ट्रैवल करना है रात को, तो ये कार्रवाई जो है ये कल शायद तमाम दिन चले या एक लंबी कार्रवाई चले। और कल जो है उसके साथ ही जो चेयरमैन नैब, नए चेयरमैन नैब हैं नज़ीर भट्ट साहब, जनरल नज़ीर भट्ट साहब, उन्होंने नैब का इजलास भी है गालिबन, और उसमें ये तमाम जो तरामीम, ये केसेस, ये, और मैंने पहले भी बात की थी, देखें बात सारी ये है कि ये अब एक बड़ा मुल्क में मैसिव ऑपरेशन स्टार्ट है और ये इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इसमें जो बेगुनाह हैं उनको साइड पे हो जाना चाहिए, साइड पे मतलब वो दरमियान में ना, उनके साथ ज़्यादतियाँ ना हों। लेकिन मसला ये कि माशरे में ऐसे लोग बहुत कम हैं, रह गए हैं। आप देखें लोगों, यानी एक मैंने आपसे कहा ना कि एक फ़कीर जो है वो भी, उसने चुरंगी पे भीख मांगनी है तो उसको भत्ता देना पड़ता है, और एक सब्ज़ी वाले को ठेला लगाने के लिए भी भत्ता देना पड़ता है, वरना वो ठेला नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो ये अच्छा है कि इसको एक ऊपर के लेवल से शुरू हो रहा है ना। हाँ। नीचे पकड़ के रोटी चोरी करने वाले को पकड़ के मार रहे हैं लोग। अच्छा, लोग भी फ्रस्ट्रेशन में, वो एक अजीब सा। तो ये ऊपर से जब आपकी जो एलीट या बदमाशियाँ पकड़ी जाएगी ना हर तबकों में, और उसमें से जो अच्छे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे तो आगे नौजवान आ जाएंगे। बहुत साल हो गए, देखें ना, मसला है कि अब मतलब मैं अपना जैसे बात अपनी करता हूँ तो हम तो कोई मतलब अगर ऐसे तो एक सांस का भी नहीं पता होता, लेकिन कोई शामें तो आ रही हैं ना ज़िंदगियों की।
तो बात यह है कि अब इस मरहले पे नौजवान बच्चे आगे उनको मौका मिले, आके वो देखें भाई, उनको जगह दें, आप स्पेस दें पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में। आप उनको बिजनेस कैसे, स्टार्टअप्स कैसे शुरू होने हैं, कैसे आगे जाना है, कैसे ये मैं हमेशा कहता हूँ ना 85 या 70 की दिहाई के लोग, मतलब और वही सिस्टम चल रहा है सारा। तो भाई IPPs बन गए थे तो बनते ही जा रहे हैं, तो ये हो गया था तो होता ही जा रहा है, तो आगे कहीं से कहीं दुनिया चली गई है। शेख रशीद साहब जो हैं, अब देखें उनके साथ क्या होता है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। लेकिन ये है कि शेख रशीद साहब से पहली मुलाकात जब वज़ीर इत्तलात थे पहले, नहीं मेरी तो जब मीडिया आया तो उस वक्त जावेद जब्बार साहब थे, ये बाद में इलेक्शंस तो बाद में हुए 2002, तो उसके बाद से बहुत एक तवील इनके साथ रहा हमेशा सिलसिला और रब्ता रहा। लेकिन ये है कि मैं हमेशा इन शेख रशीद साहब से ही कहता रहा कि आप पाकिस्तान के जो सीनियर, जो ऐसे लोग जो सीनियर सियासतदान हैं उसमें रहें। लेकिन ये कि वो शेख रशीद साहब भी अपनी तबीयत के, अपना मिजाज, अब आखिरी भी जब उनसे बात होती रही तो मैं उनसे कहता था कि जो आप कह रहे हैं ना कि मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, तो किसको मार दो, मतलब आपको बड़ा लोग सुनते हैं तो किसको, मतलब कौन। वो कहते थे नहीं यार ये लोग इसी तरह से ना, वो अब उनका शायद, लेकिन उसके नतीजे में वो फिर एक मसाइल वो कहीं और से और चले गए। और शेख रशीद साहब शायद ये ना कहना चाहते हो या कहना चाहते हो या क्या मामला है, लेकिन ये कि लोग जो सुन रहे हैं वो तो फिर उसी तरह से जब वक्त आया तो वो रिएक्ट कर गए 9 मई पे। ये मैं उनको शेख साहब मुस्तकिल राब्ते में रहे इन दिनों में, और जब वो ट्वीट वगैरह भी मुझे करते थे तो एक फॉरवर्ड कर देते थे तो मैं भी उसको देख लेता था। लेकिन मैं अब मतलब था कि यार ये क्या हो गया है, ये 9 मई और इससे पहले के जो वाक़यात हैं काफ़ी सालों के, और शेख साहब तो मतलब ये एक होता है ना कि दरमियान में आप मसाइल को हल करें किसी तरह, तो वो मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद तलखियों की तरफ चले गए बदकिस्मती के साथ। लेकिन अब ये है कि अब ये देखें कि सिलसिला कहाँ जाके रुकता है, और ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है काफ़ी मनाजिर ऐसे और अभी नज़र आएंगे। डॉक्टर साहब, राजा रियाज साहब कल नून लीग में शामिल, मैं तो उन पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। राजा रियाज साहब को मुबारक हो और मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो, मैं सिर्फ दोनों को मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। और बाकी ये है कि अगर ये सियासत है तो फिर मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। और राजा रियाज साहब जो हैं वो, अब मैंने इस पर क्या तबसरा किया जाए, राजा रियाज साहब कायदे इस खिलाफ उनकी जेब से पर्ची निकली, पर्ची में से जो है वो केयर टेकर सेटअप निकला, वो आगे उनके साथ मिल गए, वो उधर से हो रहा है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो उनकी एक्सटेंशन है नून लीग की, तो ये मतलब है कि अब इस हाँ ये आपस में सुलझाएं इसको, तो ये सब एक हैं, मैं कोई बात इन पर नहीं करना चाहता। ये जब इलेक्ट्रॉन, आपको मैं बताऊँ एक बात बड़ी है, जब ये जो मीडिया स्टार्ट हुआ है ना शुरू में, तो ये आपको बहुत सारे क्लिप्स जो नज़र आ रहे हैं ना कि ये टॉक शो में लड़ाई हो रही है, तो मैं चूँकि एक पोजीशंस पे था और थोड़ा सा देखा है, तो एक लिस्ट आती थी हमारे पास कि इनको दो, ये शुरू में जो मीडिया स्टार्ट हुआ ना, और वो कायदीन की रजामंदी से आती थी। अच्छा। और नीचे जो उनके जो यानी सेकंड टियर की लीडरशिप थी, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात आपको बता रहा हूँ, उनकी मर्ज़ी से होता था कि ये लड़ाई होनी है नीचे। अच्छा नीचे मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक शख्सियत अगर नून से है, एक इधर से है, बस तो जो लड़ाई हो रही है और प्रॉपर लड़ाई हो रही है, तो उनको भी नहीं पता, वो भी बोल रहे कायदीन। ये प्रॉपर लिस्ट आती थी हमारे पास। अच्छा उस लिस्ट में कुछ शख्सियात नहीं होती थी, जैसे मिसाल के तौर पर चौधरी निसार साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लाए, वो खुद भी नहीं आते थे। लेकिन ये उन सारे जो मैं बात कर रहा हूँ सबके इल्म में, और मेरे पास चूँकि वो कहीं ना कहीं वही में ये नाम जो है ना, ये नाम हो, ये नाम हो, इनमें से अच्छा वो मैं कहता था यार इतनी सख्त बातें हो रही हैं, और वो दिल से कर रहे होते थे सेकंड ईयर के लीडर्स। जो पहले होता ना टॉक शो में लड़ाई और वो चल रहा है, और फिर उसके पैमरा ने कानून बना दिया जी डिलेड मैकेनिज्म, ये कायदीन की मर्जी से हो रहा होता था, और लोग समझते थे वाकई लड़ाई हो रही है यार, इनके अंदर बड़ी सख्त लड़ाइयाँ हो रही हैं, और तुम ये और तो अच्छा वो लीडर भी बेचारे उनको होता था कि हम, लेकिन ऊपर के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे एक बात होती थी कि ये इस तरह से बना के, और वो अच्छा वो बड़े खुश भी होते थे। ये सेकेंड ईयर के मैं आपको बता रहा हूँ फेडरल मिनिस्टर लेवल पे हैं जो लोग इस वक्त, वो बड़े खुश होते थे कि हमारे कायदीन ने हमें शाबाश दी और उन्होंने कहा कि ये टीवी पे जाया करेगा। लेकिन ये नहीं बताता होता उन्होंने कि दूसरी तरफ से बात है कि भाई यहाँ तक जाना है, यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है, ऐसा ना हो कि मिसाल के जमहूरियत टूट जाए। अच्छा
तो बहरहाल अब ये देखते हैं कि मामला आगे किस तरह जाता है। और ये बयानात वगैरह तो कल हुए, हनीफ अब्बासी साहब ने भी उसको वापस लिया, जुमले माजरत की बयान पर। तो देखते हैं कि मामला अब कल कहाँ जाते हैं मामला। लेकिन ये है कि इसी में से मुल्क ने निकलना है, इसी फंदे में से निकलना है मुल्क ने, और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं दो बातें लोग जहन में सब, मैं इंतहाई दरख्वास्त कर सकता हूँ अपने सुनने वालों से। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, देखें एक तेल की कीमत बढ़ गई, महंगाई हो गई जी। ये परेशानी, रंज, आजमाइशें, खुशियाँ, ये सारा जो है ना, ये हमारे उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी के, ठीक है, मौसमों की तरह। मायूसी अलग चीज़ है, मतलब खुश होने को, परेशान होने को, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये मतलब आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप डिप्रेस हैं, आप खुश हैं, आप समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये अलग एक्सप्रेशंस हैं। इनको कुफर नहीं कहा गया, मायूसी को कुफर कहा गया है, क्योंकि इन आजमाइशों से तो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं इन आजमाइशों से। इनसे भी ज़्यादा जिस्मों में जख्मों में कीड़े, कोई मछली के पे, आप तसव्वुर उनके, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम क्या हैं उनके सामने, जर्रे बराबर भी हैसियत नहीं है वो अलग। लेकिन तभी तो वो आयत करीमा आती है ना, तभी मायूस आपने नहीं होना। असल चीज़ है कि मायूसी अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ें हैं कि महंगाई हो गई, परेशानी है, बिल कैसे देंगे हम, ये अल्लाह ताला खैर करेगा, मेहनत करते हैं और ये मसाइल निकल जाएंगे अब आगे। तो ये जहन में जो कहते हैं ना कि ये अलग है इश्यूज़, ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं। लेकिन मायूसी जो है ना, वो उसको कुफर कहा गया है। इन्हीं में से निकलने का नाम ज़िंदगी है कि ये आप फाइट करें रोज़ और इसमें से निकलें और दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला बरकत दे, या जिस मज़हब से भी हैं आप दुआ करें कि भाई इसमें एक बरकत आए, इसमें मसाइल हल हों, ठीक है। लेकिन मायूसी जो है ना, इसका मतलब तो टोटल आप गए, फिर अब है ही नहीं ना, फिर आप इसे मतलब है कि, यानी तभी तो खुदकुशी को भी हराम का है कि आपने खुद प्रॉब्लम्स में भी होंगे तो खुदकुशी नहीं करनी, आपने उससे भी लड़ना है। खुदकुशी के लेवल तक आप चले जाएं तो भी खुदकुशी हराम है। आपको ये हक नहीं है कि आप खुदकुशी करें। आप कहेंगे यार मैं तो धरती पे बोझ हूं, मैं जो हूं मैं तो ना कुछ कर सकता हूं ना, मैं ये मेरे तो मुसीबतें हैं, मेरे प्रॉब्लम है, मेरे छलांग मार दूं जहन्नुम। उस लेवल के डिप्रेशन पर भी आपको कहा गया है कि आपने खुदकुशी नहीं करनी, उसमें से निकलना है लड़ते हुए। तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये मायूसी से और परेशानियों से डिफ्रेंशिएट करें अपने आप को। मायूसी और परेशानी जो है अलग अलग चीज़ें, रंज, दुख, गम, सारा। अच्छा जी, अब आ जाएं कि ये फिर सिचुएशन पे ज़रा बात करते हैं ना। तो पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, खित्ते के हालात और वाक़यात तय कर रहे हैं, मुल्क के अंदर भी, और मुल्क के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो भी दुनिया का प्रेशर भी तो कितना है कि अपने मामला को ठीक करो भाई, अपने मामला को ठीक करो, अपने अदालती निज़ाम को ठीक करो, अपने ब्यूरोक्रेसी को ठीक करो, अपने मईशत को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, ताजिरान को, मतलब जो अच्छे लोग हैं वो आगे आके काम करें। कोई मतलब आपका कोई इन्वेस्टमेंट का माहौल बने, कोई ये करप्शन और ये वो काफ़ी खा पी लिया लोगों ने। तुम कौन हो, मैं उसका बच्चा हूँ, यानी तारीफ इस तरह करवाते हैं लोग। तुम कौन हो, मैं उसका बच्चा हूँ, तुम कौन हो, तुम्हें मेरा वो चाचा मामा दादा वो है। अरे भाई आप क्या हो, मार रहे हैं गाड़ियों पे, जो है वो टकरे मारते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, आराम का पैसा। तो ये कहीं तो ख़त्म करना है ना, इस मुल्क को ठीक करना है, और इसी में से निकलेंगे इंशाल्लाह, तेज़ी से निकलेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक जैन स्टॉल्टेनबर्ग, अच्छा उन्होंने जो है ये कहा है, मैं फोर्थ स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये बराह रास्त पाकिस्तान पे, बराह रास्त वॉइस ऑफ अमेरिका, इन्होंने जर्मन मीडिया को इंटरव्यू दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका कोट कर रहा है, कोट करना ज़रूरी है एग्जैक्ट जुमले। वॉइस ऑफ अमेरिका फोर्थ स्लाइड, वी मस्ट प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर अ लॉन्ग वॉर इन यूक्रेन। ये जंग लंबी हो गई है, ठीक है,
जंग लंबी हो गई है, वो ये जंग खिंच गई है, ये जंग लंबी हो गई है। अच्छा, ये हैं सेक्रेटरी जनरल नेटो के। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, इससे पहले नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2 दफ़ा। अच्छा, नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है ना, 31 अरकान है, तो नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है वो सफारतकार होता है, यानी डिप्लोमेट होता है ये फौजी इत्तेहाद, है ये फौजी इत्तेहाद, लेकिन इसकी जो सबसे अपर पोस्ट है वो जो है वो होती है एक सिविलियन सफारतकार के पास। तो ये नॉर्वे के वजीर आजम रहे हैं, सही 2014 से ये इस पोस्ट पे हैं। और अगर आप वो नेटो का वो देखें ना, जो उनका स्ट्रक्चर है, तो ये आप समझें कि ये सबसे ऊपर है, लेकिन इनके साथ जो मिलिट्री कमांड है ना, जो नेटो का मिलिट्री कमांड वाला हिस्सा है, वो मिलिट्री कमेटी उसको हेड करती है। और जो मिलिट्री कमेटी है, वो मिलिट्री कमेटी जो है उसको वो रहती है हमेशा अमूमन यूरोप के पास, फिर दो आगे उसमें आ जाते हैं। ये इस तरह से है इसका, ठीक है। एक है नेटो, ऊपर आ गया नेटो, और फिर इसकी एक जो रेड साइड है, वो रेड साइड इसकी जो है वो सिविलियन साइड है, डिप्लोमेटिक साइड है। जो ग्रीन साइड है वो मिलिट्री साइड है ये फौजी इत्तेहाद, लेकिन इसकी तश्कील इस तरह से है। तो सबसे ऊपर सेक्रेटरी जनरल है, ये सारी मीटिंग्स को चेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, सवाए मिलिट्री कमेटी के इजलास के। मिलिट्री कमेटी के इजलास को ही चेयर नहीं करते। अच्छा। ये मैं थोड़ा सा इसका बताऊँ, और मैं आज इसलिए बात ही कर रहा हूँ कि एडमिरल बार जो हैं, एडमिरल रॉब बार, उनको एक्सटेंड कर दी। सेकंड स्लाइड है नेटो की, वो जो हैं उनको एक्सटेंशन उनको मिल गई, नेदरलैंड से हैं वो, और वो 6 महीने और रहेंगे। और एडमिरल ड्रैगून जो हैं वो रहेंगे चेयर ऑफ द नेटो मिलिट्री कमेटी। उसके बाद यानी 6 महीने के बाद, ये नेटो ने अभी आज एलामिया जारी किया है। तो ये जो है, अच्छा, ये यूरोप से होते हैं, ये यूरोप से होते हैं, ठीक है, ये हैं यूरोप से। और फिर उसके बाद जो इसमें आप ये देखें कि जो फिर जो अलाइड यानी जो कमांडर हैं यूरोप के, ठीक है, जो यूरोपियन कमांड को हेड करते हैं, वो फिर इसमें आते हैं। और इसमें आने के बाद जो अमेरिका के यूरोपियन कमांड को जो हेड करने वाली शख्सियत हैं, जो कि इस वक्त हैं, अगर हम थर्ड स्लाइड दिखाते हैं, ये 2022 से हैं, जनरल क्रिस्टोफर जी कैवली। तो जो जैसे है ना सेंट कॉम, अफ्रीकन कॉम, यूरोपियन कॉम, तो जो यूरोपियन कॉम के कमांडर हैं वो यहाँ पे आने के बाद जो है वो सुप्रीम अलाइड कमांडर के तौर पे अमेरिका की तरफ से वो होते हैं, और साथ जो दूसरे होते हैं, जो मिलिट्री कमेटी के हेड हैं, वो यूरोप से होते हैं। तो इस तरह करके ये मिलिट्री की साइड अलग है, उसको चेयर नहीं करते सिविलियन साइड। और ये मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है। ये जो है, ये सफारतकारों का, मुल्क कैसे मिल रहे हैं आपस में, मीटिंग्स कैसे अरेंज हो रही हैं, बात क्या करनी है, वो सारी इस तरफ से होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है, ये इनको 1 साल की और एक्सटेंशन मिल गई थी। 1 साल ये 2024 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि वही फटा हुआ था बेन वेलिस वाला, वो जो इलेक्ट होना था। उन्होंने कहा कि ये जंग खिंच गई है यूक्रेन की। अच्छा, कल भी मैं इस पे बात कर रहा था कि ये जंग खिंच गई है, और इस जंग के अंदर ये जब जंगें खिंच जाती हैं तो वो प्रॉब्लम्स लेके आ जाती हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें जो वो ग्रेट पावर गेम बन जाता है। जैसे स्पेनिश वॉर हुई थी, कल भी जिक्र किया था कि स्पेनिश वॉर जो थी, मतलब या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या बाकी भी आप देखें, तो जब अल्लाह ना करे कि कोई तीसरी बड़ी जंग हो, ये, लेकिन जब उसमें ग्रेट पावर कंपटीशन शुरू हो जाए। अब जो यूक्रेन है, वो यूक्रेन की जंग तो नहीं है, ठीक है ना, वो अमेरिका और रशिया की जंग से शुरू हुआ। अमेरिका ने कहा कि जनाब ये इतने दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और इतने प्यूटिन का तख्ता उल्टा जाएगा। प्यूटिन ने कहा कि अच्छा जी, यूक्रेन के अंदर तख्ता उल्टा जाएगा। अब वो खिंची। उसके बाद ही हुआ कि उसमें से एक मिडल ऑर्डर निकल के आ गया सामने। दुनिया में बहुत ममालिक ने कहा कि नहीं भाई, हम तो इधर भी नहीं है और हम तो इधर भी नहीं है, हम तो दोनों के साथ ताल्लुकात रखेंगे। पाकिस्तान भी जिनमें, इंडिया भी जिसमें है, जिसमें यूरोप के ममालिक हैं, जिनमें अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है। अब फिर उन्होंने कहा चाइना नहीं आएगा साथ, तो चाइना फिर आ गया, आगे जाके चाइना आ गया। फिर मुल्कों ने तजारत शुरू कर दी, फिर वो माशी पाबंदियाँ, सैंक्शंस वगैरह बेकार हो गई सारी। अब उसमें एंटर नॉर्थ कोरिया हो गया। अच्छा, अब यहाँ से कहानी अब खिंच गई कि ये तो जंग जो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और खिंच गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खुद एक न्यूक्लियर पावर है। और वहाँ पर जो मैंने कल भी बात की थी, और आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कि वहाँ पर पैसिफिक फ्लीट का दौरा करना या वहाँ पे प्रेसिडेंट प्यूटिन से मुलाकात, ये हिस्टोरिकल वाक़यात हैं। सन 2000 से लेके
यानी सन 2000 में मुलाकात हुई है और फिर मुलाकात हो रही है 2023 में, 23 सालों के बाद, ठीक है, 2 दिहाइयों के बाद प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हो रही है। पहले हुई थी शुमाली कोरिया के सदर के वालिद से, फिर हो रही है उनकी। अच्छा, और वो दौरा कर रहे हैं, और दौरा करने के बाद वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे उनके जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स और उनके किंजल मिसाइल्स और ये सारे बनते हैं। अच्छा, किंजल मिसाइल अब चूंकि वहाँ पे चले गए, अब जनाब एक नया रौला पड़ गया। रौला ये पड़ गया कि जो अमेरिका है, अब देखें ये कितनी अजब बात है, अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जी। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल वो हैं जो आवाज़ की रफ्तार से तेज़, आवाज़ की रफ्तार से तेज़ तो उनके पास मिसाइल मौजूद हैं जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि ऊपर, अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें, इसकी लेयर्स को देखें, तो ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ लेकिन दोबारा इसमें ट्रोपोस्फेयर होती है, ये जहाज़ ओजोन लेयर ऊपर तक फ्लाई कर सकते हैं जो हवाई जहाज़ होते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मीजोस्फेयर आती है जिसमें बादल वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर जो कि कारमान लाइन है, वहाँ तक सैटेलाइट्स होते हैं, और उससे ऊपर फिर एक्सोस्फेयर में आपके जो हैं वो जा सकते हैं, से स्पेस से जा सकती है, और फिर टेम्परेचर गिरता चला जाता है, ठीक है ना। ये मतलब है कि टेम्परेचर, ये जहाज़ जो है, जो हवाई जहाज़ है, वो बहुत नीचे की जो लेयर है उसकी हदूद तक रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता, ये ऊपर फजा है। उसके बाद खला यानी हवाई जहाज़ और स्पेस के दरमियान बहुत, वो कहते हैं 35,000 फुट की बुलंदी पे, इतना ही है, 40,000 या 50,000 फुट की बुलंदी तक जहाज़ नहीं जा सकता। वो ब्लड प्रेशर और दीगर बहुत सारे इश्यूज पे बातें करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो लोअर ऑर्बिट है, यानी लोअर, ये अब स्पेस के अंदर जंग शुरू हो गई है ना, कि ये ऊपर से कौन से कहाँ तक कौन जा रहा है। तो हाइपरसोनिक जो है, हाइपरसोनिक वो है जो, यानी अगर आप ये देखें ना कि हाइपरसोनिक एक अमेरिका के पास है, तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ऐसे जाएगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी, ऊपर जाने के बाद ऐसे बनेगी ट्रेजेक्ट्री। जब ये ऊपर जाके ऐसे ट्रेजेक्ट्री बन रही है, तो नीचे से जो रडार और जो उसको मिसाइल, उसको जो डिफेंस सिस्टम है उसको हिट कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर से जा रहा है, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत ऊपर है, ठीक है। जो आम बैलिस्टिक मिसाइल ये ऊपर है, उसकी क्रूज मिसाइल ऐसे। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो नीचे नीचे घूमता है, ये देखें। अच्छा। वो जो नीचे लाइन है ना, वो नीचे घूमता है, और उसकी जो स्पीड है, जो इस वक्त मौजूदा हाइपरसोनिक, 1 मील 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 मील, सही। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो, यानी अब आप उसकी स्पीड देखें, 1 सेकंड में 1 मील, तो ये, अच्छा, ये नीचे जाता है और मैन्यूवर भी होता है, ठीक है ना, यानी ये स्विम करता है ऐसे, ठीक है। जो जितना मिसाइल ऊपर से जाएगा तो नीचे से वो टारगेट। अच्छा, अमेरिका के पास वो है मिसाइल, इस तरह के मिसाइल हैं वो हाइपरसोनिक, ऊपर से चूंकि ज्यादा नीचे से हिट किया वो मिसाइल को, उड़ा दिया मिसाइल को। ये जो हाइपरसोनिक हैं ये अमेरिका के पास नहीं है, और ये अजब सी बात है, पिछले 60 सालों से, मुकम्मल 60-70 सालों से तैयारी कर रहे हैं वो कि किसी तरह से वो हाइपरसोनिक बना ले, नहीं बना पा रहे, और हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पा रहे। रशिया के पास भी है और चाइना के पास भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको समझ लें कि हाइपरसोनिक वो मैं मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ जो नीचे से ऐसे तैरते हुए जाते हैं और वो रडार उनको कैच नहीं कर पाता। अच्छा, अब इशू ये हुआ कि ये उनके पास एवनगार्ड है, एवनगार्ड उनका बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है जो रशियन मिसाइल है, और ये तो एवनगार्ड को तो मूव कर दिया था ये भी यूक्रेन में। अच्छा, एवनगार्ड है उनके पास, फिर उनके पास जो है वो ज़िरकॉन मिसाइल्स हैं, ठीक है, ज़िरकॉन मिसाइल्स, और फिर उनके पास किंजर मिसाइल्स हैं। किंजर मिसाइल्स वो हैं जिनकी बात मैंने कल की थी कि जो कि दिखाए गए, और आज जब वहाँ पे वो आ रहे थे वहाँ से वापस। अच्छा, ये जो इनके हैं ना ये ज़िरकॉन मिसाइल्स और एवनगार्ड, इनको तो ये सब मेरीन्स पे फिट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बहस इसलिए चल पड़ी कि अब आके खुल के सामने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल 7th स्लाइड अगर देखें कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये आज का, ठीक है ना, ये जो है ये आज का मैं आपको बता रहा हूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल, और ये बड़ा, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें जो है एक बहुत, इसमें इस स्टोरी में एक, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर गेम चेंजर्स एंड अमेरिका डजंट हैव देम। मतलब अब आप ये देखें कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं हैं।
अच्छा अब जितने मर्जी ये साउथ चाइना सी में आप लेकर आ जाए ना बहरी बेड़े, आप जहाँ पर भी बहरी बेड़े आगे पीछे दाएं बाएं, दुनिया में हर जगह पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हिट कर सकता है और रेडार उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो स्विम करता है नीचे स्विम करता हुआ जाता है, रेडार उसको कैच नहीं कर पाएगा, वो नीचे से जाएगा और टारगेट हिट करेगा। अच्छा, अब इशू ये है कि नेशनल डिफेंस कुछ अर्से पहले का वही कह रहा है कि ईयर्स आफ्टर, जो 9th स्लाइड है, ईयर्स ऑफ किकिंग ऑफ यूएस हाइपरसोनिक प्रोग्राम स्टिल इन डेवलपमेंट। मतलब मसला ये है कि हाइपरसोनिक अमेरिका क्यों नहीं बना पा रहा हाइपरसोनिक मिसाइल, और जिसके नतीजे में, अच्छा फिर उसके बाद ये 10th स्लाइड ब्लूमबर्ग ने भी जून में उन्होंने कहा यूएस हाइपरसोनिक मिसाइल फेल्स इन टेस्ट इन फ्रेश सेटबैक फॉर प्रोग्राम। देखिए, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उनके साइंटिस्ट, उनका नासा, उनके बहुत आगे चला गया अमेरिका, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पा रहे। और वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि रशिया और चाइना, जिसके बाद आज ये डिटेल आ रही है, यानी रेड लाइन है, हाइपरसोनिक रेड लाइन है, ये जो नीचे रेड क्रॉस कर रहा है ना मिसाइल, जो रेड लाइन है ये रेड लाइन, ये हाइपरसोनिक है। जो ऊपर से जा रहा है उसकी वो भी हाइपरसोनिक हो सकता है, मैक 5, उसको छोड़ दें, बस यूं समझ लें कि वो भी हवा की रफ्तार से ज्यादा है, लेकिन वो हिट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो नीचे डिफेंस सिस्टम आपने जो है वो सरफेस टू एयर उसको करवा के आपने उड़ा दिया। लेकिन आप इसको नहीं कर सकते, ये जो हाइपरसोनिक है ये अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है और इसमें ठुस हो रहा है। अब ये फ्यूचर ऑफ द वॉर जो कहते हैं ना कि आगे जाके, अब आप उसको छोड़ दें कि उसमें टेक्नोलॉजी या एआई या उसमें जो है वो और क्या क्या वो तो बात की चीज़ें हैं ना। ये तो हाइपरसोनिक तो उससे इन सारे आप समझ लें कि पिछले चंद साल जब से जो कहते हैं वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक विंटर सीजन था उनका, बड़ा एक साल तक कुछ भी नहीं हुआ उसका, और लेकिन उसके बाद जो है वो उसके बाद वो ख़त्म हुआ पिछले 4-5 सालों के अंदर ही। ये सारा क्वांटम और ये क्लाउड और ये सारा सामने आया, लेकिन ये है कि ये उससे पहले ये हाइपरसोनिक तैयार हो गए थे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक तो ले लेते हैं। एडवांसमेंट होने के बाद उनकी टेक्नोलॉजी, तो ये अब अमेरिका ने देखना है कि ये अगर जंग बढ़ गई है जी, तो अगर ये जंग बढ़ गई है तो फिर उसमें मुल्कों के, अच्छा मुल्क अपने आप को संभाल रहे हैं, सियासी इंतशार खल्फिशार से हमने बचाना है अपने आप को जल्द से जल्द। पड़ोस में बहुत है, और मैं इसके ऊपर मैं बात दोबारा करूंगा कि यहाँ पर वेस्ट के साथ उनका प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि क्या है। वहाँ से कल खबरें आ रही थी, आज अचानक बंद हो गई, पता नहीं क्या उन्होंने बनाया वहाँ पे कि अनंतनाग में कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, सुने। प्रॉब्लम खड़ा होगा, मार्क माय वर्ड्स, वो उनको खड़ा होगा अपने ईस्टर्न बॉर्डर से ज़्यादा। ईस्टर्न बॉर्डर से खड़ा होगा म्यांमार, वो नीचे उनका जो फ्लैंक है ईस्टर्न फ्लैंक, जो साउथ उनके नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम उनको खड़ा होगा कि उन्होंने सरेंडर ऑफ द सेंचुरी की है, उन्होंने मैप को तस्लीम कर लिया है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो ये कह रहे हैं, चाइना ने कहा उन्होंने मान लिया, अच्छा छींक भी नहीं मारी, यानी उसको इतने डिनाइल मोड में गए कि उनको यानी बता ही नहीं रहे कि ये जमीन निकल गई हमारी, हमने कुछ क्या स्ट्रेटेजी है वो जी। अच्छा आप वक्फे पे, या मैं 1 मिनट जी आप वक्फे पे लें, फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि अब ये क्या पाकिस्तान जो है जी आने वाले दिनों में, ठीक है ये तरमीम उड़ गई तो ये नैब तरमीम अगर फर्ज करें ये ख़त्म हो गई तो क्या एहतसाब रुक जाएगा? बिल्कुल बात करते हैं डॉक्टर साहब वापस आके आपसे मजीद। नाजरीन यहाँ पर या मजीद सख्त हो जाएगा? ठीक है सर, ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए हैं। आप इसकी अहमियत को इस वक्त इन हालात में कैसे देखें? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है और दुनिया भर से जो वज़राए आज़म, सरबराहान मुमलिकत, कहीं वज़राए ख़ारजा जा रहे हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। मैं ये जो आईमैक का एक हवाई प्रोग्राम चंद दिन पहले स्टार्ट हुआ था, मैं द हिंदू जो एक बड़ा मौकर अखबार है इंडिया का, उसका आज ये मैं ऑपेड यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया मिडल ईस्ट EU कॉरिडोर टू हैव मल्टीपल रूट्स बट हर्डल्स रिमेन।
अच्छा, हर्डल्स रिमेन ये आज का है। उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें जो पोर्ट्स हैं 3 इंडिया में हैं और 1 इसराइल में है और शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, लेकिन मिसिंग लिंक्स के हैं। और मिसिंग लिंक्स के बारे में वो बात जो कर रहे हैं तो वो मैं चाह रहा हूँ कि बात यहाँ पर अगर हम दोहरा सकें थोड़ी सी, तो सबसे पहले तो वो ये बात कर रहे हैं कि जी इसको ये जो यूरोप के अंदर जो बंदरगाहें दिखाई गई हैं वो पिराइयस पोर्ट इन ग्रीस या मिसीनिया इन साउथ इटली या ये कि मार्सेली इन फ्रांस, अच्छा ये सारा वो ये कह रहे हैं इसमें, अगर आप इसका 3rd पैराग्राफ देखें इसमें कि इसमें वाइल आईमैक हैज़ बीन प्रपोज टू काउंटर, ठीक है, वाइल आईमैक हैज़ बीन प्रपोज टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय चाइना, ये कह रहे हैं कि जो ये हो नहीं सकता, इट कैन नॉट गो अलॉन्ग विद आईमैक, क्योंकि जो पिरासिस की पोर्ट है इट्स कंट्रोल्ड बाय चाइना ओशन शिपिंग कॉरपोरेशन कंपनी विच इज़ अ चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी। ये बात मेरा ख्याल है कि हमने उसी रोज़ ये निशानदेही की थी कि आप इसमें जो नक्शा बना रहे हैं उसका वो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे वो ऑलरेडी एक तो बेल्ट एंड रोड बना हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं। आप अगर सुएज कैनाल से नहीं जाते तो और यहाँ से इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है ये मुल्क, ऑलरेडी ये मुल्क इन मुल्कों से कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। या तो इसके मुतबादिल कोई रास्ता तलाश करके, और मुतबादिल तो फिर सुएज कैनाल से जाएं, या फिर ये है कि उस पोर्ट पे कैसे, यानी ये क्यों ख्याल नहीं आया जो बात पहले दिन की कि जी वो जो आगे आप ग्रीस में लैंडिंग करवा रहे हैं तो वो तो चाइना है, और दरमियान में अच्छा आपने जॉर्डन को डाल दिया, जॉर्डन तो था ही नहीं, जॉर्डन वहाँ मौजूद ही नहीं था जब ये MOU साइन हो रहा था, इसराइल भी वहाँ मौजूद नहीं था, उनको आपने वैसे ही डाल दिया कि आगे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने भी कहा अल्लाह खैर कोई इशू नहीं। तो ये आज इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, और पहले भी उसमें लिखा हुआ है कि ये जो आईमैक में रोल है सऊदी अरेबिया का, ये जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने उनके कहा है कि ये एक डायमेंशन होगी, लेकिन मसला ये है कि इसमें ट्रेन्स, उसमें जो ख़र्चा होगा, कहाँ पे आपने किस पोर्ट के ऊपर कैसे उतारना है सामान, कैसे दोबारा चढ़ाना है, कैसे वो ट्रेन्स चलेंगी, कैसे उस ट्रक्स चलेंगे, कैसे वो रास्ता बनेगा, क्या ये कोई इसकी कोई फिजिबिलिटीज़ वगैरह तैयार होगी। फिर वही बात हुई कि अगले 2 महीनों में तैयार होंगी। अच्छा। अगले 2 महीने 60 दिन में नीचे लोग बैठेंगे, बैठ के गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू के अंदर कोई डिज़ाइनिंग होगी। तो बुनियादी तौर पे ये कुछ भी नहीं था, ये एक ऐसे ही। और मैं इस बात पे बहुत कई दफ़ा हैरत भी होती है कि वहाँ के जो संजीदा लोग हैं, संजीदा लोग तो मेरा ख्याल है कि नहीं ऐसी चीज़ों को बाय करते। MOU नहीं होता जो बाउंड, कोई एग्रीमेंट नहीं है जिस पे कोई बाइंडिंग नहीं है, एक MOU हो गया तो MOU 500 होते रहते हैं हर रोज़ मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान। तो वो जो है वो एक उसको इतना बड़ा हवा बना दिया। तो अभी चूँकि बात निकल के आना शुरू हो गई, उनकी मीडिया में डिस्कस हो रही है, और ये बात अच्छी मुनासिब भी है। अब इनके लोग वहाँ जवाब दें कि भाई ये जो है ये किस तरह से आईमैक बनेगा। और ये आईमैक कोई आईमैक नहीं है, जैसे कोई क्वाड नहीं है, जैसे कोई आईमैक नहीं है, जैसे कोई ये, हाँ ये बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो अलायंस है ये हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसके ताल्लुकात चाइना से डिफरेंट हैं। और उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके, और क्या वो चाइना से लड़ेगा? हाँ। क्या इंडिया ताइवान से लड़ेगा? मतलब ये एक अजीब, इंडिया अपनी नहीं लड़ाई लड़ पा रहा तो ताइवान से करेगा जाके वहाँ कैसे? मतलब ये प्लानिंग जो होती है ना, इसका भी कुछ सर पैर होता है कि नहीं? मतलब चाइना यहाँ पर है जो, ठीक है, पाकिस्तान के साथ आपने पंगा डाला हुआ है, जो यहीं रोके रहे हैं तो बेहतर है। वो उधर से नॉर्थ ईस्ट, अब आप जा रहे हैं ताइवान बचाओ मुहिम पे। ओ भाई आप, यानी कोई उधर बांग्लादेश के साथ, उधर नेपाल के साथ, उधर भूटान में क्या हो रहा है, उधर जो है वो सेंट्रल एशिया से आउट हो गए हैं, उधर ये पाकिस्तान के साथ शुक्र है कि ये रहनी चाहिए सीज फायर और ये बाकी मामला। लेकिन ये है कि वो आप जो है वो जाके ताइवान को बचाएंगे, यानी एक कोई अमेरिका नहीं बचाएगा ताइवान को। मार्क में अमेरिका यूक्रेन, स्पेनिश वॉर में वो लेबॉर्ट्री था स्पेन कि जिसमें बड़ी पावर्स अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। ये इन्होंने मिडिल ईस्ट में जो जंगें छिड़ी हैं वहाँ पर भी इन्होंने जो है वो टॉर्चर कैसे होते हैं फिलहाल तो बुक्स आ गई हैं सारी, ठीक है, ये कैसे होता है और वो कैसे होता है, वाटर बोर्डिंग क्या होती है, नाम भी नहीं सुने हुए थे। इशू ये कि बड़ी पावर्स वहाँ पर असला अपना टेस्ट कर रही हैं। अब इसमें जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और कहाँ से कहाँ, इस वक्त बजाय इसके अमन की बात करें, बजाय इसके कि ताल्लुकात की बेहतरी की बात करें,
ये हर रोज़ एक नया पंगा खड़ा कर देते हैं और मुझे समझ ही नहीं आया इसको समझ से। और लेकिन नफ़रतें बेचना जो है ना, नफ़रतें बेचना भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है ना। नफ़रत जैसे ख्वाब बेचना बिजनेस है ना, ख्वाब भी तो बेचते हैं लोग कि जी वो मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, इतने पैसे दें तो वहाँ पर फलाने यूरोपीय मुल्क पहुँचा देंगे। वो हर लेवल से शुरू होता है। उसमें कभी कभी जो है वो रिलीजन्स को या तोहमात को भी लोग ले आते हैं, अच्छा ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ख्वाब। इसी तरह से ये नफ़रतें भी बिकती हैं। इसी तरह से मतलब बहुत हर चीज़ में जो है ना एक अजीब सा मामला थोड़े दिनों के बाद आ जाता है और वो पता चलता है, फिर थोड़े दिन बाद आया कि जी इतनी ज़मीन और निकल गई, फिर उसके बाद एक राउंड शुरू हो रहा है, फिर एक 21वां राउंड या 23वां राउंड या 50वां राउंड शुरू हो रहा है, फिर उसमें गुफ्तगू हुई, अच्छा कोई नतीजे में नहीं पहुंची, फिर थोड़ी देर बाद आई और ज़मीन निकल गई। तो ये मसला ये है कि ये उधर तवज्जो दें और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम हम अपने मामलात को पाकिस्तान के ठीक कर रहे हैं और निकल जाएंगे इंशाल्लाह सर। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला परेशान हैं लोग, लेकिन मायूसी को फ़राई दिन में रखें। परेशान तो ज़ाहिर हालात ऐसे हैं कि परेशानी है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा।